हेलो रीडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, सबसे पहले तो आपको जानना ये ज़रूरी है कि सर्कुलेटरी सिस्टम का हमारी बॉडी में रोल क्या होता है। तो इसको एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपकी आइज़ को विटामिन ए की ज़रूरत होती है। विटामिन ए इज़ नीडेड फॉर द विजन ऑफ योर आइज़ को देखने के लिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब ये विटामिन ए हमारे स्टमक से, हमने तो मुंह से खाया, ठीक है, मुंह से स्टमक में गया, स्टमक से इंटेस्टाइन में गया, तो ये किस तरीके से हमारे आइस में पहुंचता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमने मान लो कैरेट में विटामिन ए होता है, ठीक है, हमने कैरेट खाया, कैरेट क्या हुआ, इसोफेगस के थ्रू स्टमक में गया, उसके बाद स्टमक में उसका डाइजेशन हुआ, उसके बाद वो इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में उसका अब्जॉर्प्शन हुआ, अब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या हुआ, वो ब्लड वेसल में पहुंचा, ब्लड वेसल्स में होती हैं ब्लड के थ्रू वो जिस जगह को उसकी नीड है उस जगह पर वो पहुंच जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम की नीड होती है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम को ये तो समझ लीजिए इसकी नीड क्या क्यों होती है। ठीक है, अब सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे पहली बात है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें पढ़ने क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम में किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है ब्लड। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है ब्लड, सेकंड ब्लड वेसल्स, ठीक, एंड थर्ड पार्ट इज एन हार्ट। तो कभी कभार ना इससे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल हार्ट, और चौथा कोई लंग्स या कुछ दे दिया जाता है। तो ये तीन ही पार्ट होते हैं, दीज आर द पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। पार्ट्स होते हैं ब्लड वेसल और हार्ट। इन तीनों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो है ब्लड। ठीक, ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, ब्लड क्या होती है। ठीक है, ब्लड के फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लड इज नोन एज क्या, हेमोपोइसिस बोलते हैं। इसको याद कर लीजिएगा कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को बोलते हैं हेमोपोइसिस। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले जो ब्लड होती है, सबसे पहले जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो योक सैक में होता है। ठीक है, योक सैक में ब्लड का फॉर्मेशन होता है, किसमें, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब एडल्ट हो जाते हैं, एडल्ट में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो रेड बोन मैरो में होता है, किसमें, एडल्ट में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में। अभी रेड बोन मैरो होती कहाँ है, ठीक है, ये जानिए। ये फीमर, जो हमारे लेग की थाई बोन है उसको हम क्या बोलते हैं, फीमर। ठीक है, फीमर के एपिफाइसिस में, ठीक है, इसको बोलते हैं एपिफाइसिस। ठीक है, तो फीमर के एपिफाइसिस में एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स, फीमर, एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन कौन सी है, हमारी लेग की कौन सी है, फीमर। ठीक है, एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन कौन सी है, फीमर, जो कि लेग की बोन होती है। ठीक है, थाई बोन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लड की दो चीज़ें हैं, हेमोपोइसिस और दूसरा योक सैक एडल्ट, और ये कहाँ होता है, आपकी एपिफाइसिस में होता है। ठीक है, ये इस चीज़ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि ब्लड बनता कहाँ है। अब जब ये बनेगा तो डिसइंटीग्रेट भी तो होगा, तो ये जो आरबीसी होती है वो डिसइंटीग्रेट होने के बाद, या बोल सकते हैं सिंपल उन्हें मरने के बाद कहाँ जाती है, तो वो प्लेस होती है स्प्लीन। इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड
ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड मतलब कब्र। कहाँ पर कब्र होती है आरबीसी की? स्प्लीन में, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में योग सैक में बनता है, एडल्ट में रेड बोन मैरो में बनता है। रेड बोन मैरो कहाँ है? एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन जो कि है फीमर। ब्लड फॉर्मेशन को हेमोपोइसिस बोलते हैं। स्प्लीन क्या होता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी होते हैं। कई सारे क्वेश्चन इसी में से बन जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गई इसकी बात कि ब्लड कहाँ बनता है, कहाँ डिसइंटीग्रेट होता है, कौन सी उसकी लोकेशन होती है, ये सब, ठीक है। अब एक एक करके ब्लड के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि ब्लड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, या बोल सकते हैं पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट्स, ठीक है। सबसे पहले तो ब्लड में पाया जाता है प्लाज्मा, ठीक, जो कि अप्रॉक्स होता है 55% ऑफ द टोटल ब्लड, ठीक है। टोटल ब्लड का कितना होता है? 55%। नेक्स्ट होता है फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने होते हैं? 45%, ठीक। प्लाज्मा हो गई 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट हो गए आपके 45% ऑफ टोटल ब्लड, ठीक है। अब ये प्लाज्मा कहाँ बनता है? प्लाज्मा फॉर्म होता है कहाँ पर? फॉर्म्ड इन लिवर। लिवर में प्लाज्मा की फॉर्मेशन होती है। इसकी फॉर्म्ड एलिमेंट की कहाँ होती है? रेड बोन मैरो में, ठीक है। रेड बोन मैरो में फॉर्म्ड एलिमेंट की होती है और प्लाज्मा की कहाँ होती है? लिवर में। इतनी बात, ठीक है। पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा, तो दैट इज लिवर। लिवर में प्लाज्मा फॉर्म्ड होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट रेड बोन मैरो में फॉर्म होते हैं, ठीक। अब इसमें प्लाज्मा के कंपोनेंट अभी पढ़ेंगे कि प्लाज्मा के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। चलो पहले प्लाज्मा ही पढ़ लेते हैं। चलो, अब प्लाज्मा में क्या चीज़ें होती हैं? प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें होती हैं? प्लाज्मा में मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट होता है वो होता है वाटर। 92% ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, ठीक है। और दूसरा क्या होता है इसमें? अब 90 to 92% वाटर हो गया, तो अब 10 से 8% के करीब इसमें होता है क्या? सॉल्यूट्स, ठीक। अब ये सॉल्यूट्स में क्या क्या होता है उसकी बात करते हैं। सॉल्यूट्स में 90 to 92% वाटर हो गया, 10 से 8% हो गया इसमें सॉल्यूट्स। अब सॉल्यूट्स में क्या क्या पार्ट्स होंगे? सॉल्यूट्स में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसमें? पहला होता है प्रोटीन्स। कई तरीके के प्रोटीन्स इसमें पाई जाती हैं, जैसे एल्ब्यूमिन। ये एल्ब्यूमिन वही प्रोटीन है जो कि एग वाइट में पाया जाता है। बोलते हैं ना कि एग वाइट में एक प्रोटीन होता है, वो कौन सा प्रोटीन होता है? एल्ब्यूमिन। और ये किस चीज़ में एल्ब्यूमिन हेल्प करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है एग वाइट, ठीक है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। और भी इसमें एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं, पहला प्रोटीन हो गया एल्ब्यूमिन, दूसरा प्रोटीन हो गया आपका ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन प्रोटीन भी मिलता है, सॉरी लिखने का था, ग्लोबुलिन प्रोटीन भी इसमें पाया जाता है, ग्लोबुलिन, ठीक है। ग्लोबुलिन, अगर हीमोग्लोबिन नाम आपको याद होगा तो हीमोग्लोबिन में होते हैं ना अल्फ़ा, बीटा एंड ग्लोबिन, वही प्रोटीन, ठीक है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन हो गया, ग्लोबिन प्रोटीन हो गया। ये किस में हेल्प करती हैं? ये इम्यूनिटी में हेल्प करती है, इम्यूनिटी बिल्ड करने में हेल्प करती हैं बॉडी की, ठीक। नेक्स्ट हो गया फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन आपको याद होगा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग। और ये बनता कहाँ था? मैंने ये चीज़ लेक्चर पढ़ाया, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि फिब्रिनोजन की फॉर्मेशन जो होती है लिवर में होती है। फॉर्मेशन लिवर में होती है, मतलब सिंथेसिस जो होती है, सिंथेसाइज जो होता है, सिंथेसिस जो होती है वो लिवर में होती है। लेकिन ये कहाँ प्रेजेंट कहाँ होता है? ब्लड में, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, फिब्रिनोजन हो गया, ठीक है। ये हो गया प्रोटीन्स की बात के लिए जो कि आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ है, पहली प्रोटीन हो गई, दूसरी चीज़ जो उसमें मिलती है वो है डिज़ोल्व्ड गैसेस, घुली हुई गैसेस।
गैसेस, डिजॉल्व्ड गैसेस। डिजॉल्व्ड गैसेस में वही आपको ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ऑक्सीजन 33% के लगभग होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 7% के लगभग, ठीक है। ये हो गई डिजॉल्व्ड गैसेस की बात कर ली हमने। और होती हैं इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज हो गया, आपका एमिनो एसिड हो गए, एमिनो एसिड्स हो गए, लैक्टिक एसिड हो गया, मतलब बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो भी होते हैं वो हो गए, ठीक है। प्रोटीन, डिजॉल्व्ड गैस है, न्यूट्रिएंट। फोर्थ होता है इसमें प्रेजेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स। ब्लड का ही पार्ट है ना, तो इसमें सब न्यूट्रिएंट्स अगर होगा तो वेस्ट प्रोडक्ट भी होगा। वेस्ट प्रोडक्ट में जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ठीक है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी के होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और कंपोनेंट होता है इसका इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब आपके जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, HNO3 आयंस, जो हेल्प करते से बहुत जगह इनकी हेल्प इन आयंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक्शन पोटेंशियल में होती है, ब्लड क्लॉटिंग के समय पोटेशियम और कैल्शियम नीडेड होता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर इंक्लूड होती है। तो प्लाज्मा में के कौन कौन से क्या क्या चीज़ें मिलती, कंपोनेंट क्या क्या हैं, प्रोटीन हो गए, डिजॉल्व्ड गैसेस हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट हो गए और इलेक्ट्रोलाइट हो गए। इतनी बात समझ में आ गई? कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट की। कौन कौन से फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं इनकी बात करते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि कितने परसेंट थे, 45%, और 55% क्या था, प्लाज्मा था, ठीक है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट हमारे सबसे पहले तो कहाँ मैंने बताया था, रेड बोन मैरो में ये बनते हैं। प्लाज्मा कहाँ बनता था, लिवर में, ठीक है। तो साइड बाय साइड ये भी बता रही हूँ। रेड बोन मैरो में ये इसकी फॉर्मेशन होती है। अब इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, RBC जिसको रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है, अदर नेम है RBC का। WBC जिसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक। थर्ड हो गया प्लेटलेट्स जिसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। अदर नेम के से भी कभी कभार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि RBC का नाम लेके एरिथ्रोसाइट बोल देते हैं। WBC जिसको वाइट ब्लड सेल बोलते हैं उसका नाम ना लेके ल्यूकोसाइट बोल देते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोल देते हैं। तो ये नाम अदर नेम भी याद रखिएगा। RBC, WBC, प्लेटलेट्स हो गए फॉर्म्ड एलिमेंट्स के कंपोनेंट, ठीक है। अब ये तो हो गई, अभी एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या क्या है इसमें। जो WBC होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट जिस WBC में ग्रैन्यूल्स होते हैं, ग्रैन्यूल्स मतलब ऐसे, WBC अगर ये है तो ये ग्रैन्यूल्स, इसको ग्रैन्यूल्स बोलेंगे। एक ग्रैनुलोसाइट मतलब जिसमें ग्रैन्यूल्स नहीं है, ठीक है। ग्रैनुलोसाइट जिसमें ग्रैन्यूल्स हैं, ठीक है। तो ग्रैनुलोसाइट 3 टाइप्स की होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ठीक। ये हो गए ग्रैनुलोसाइट। अब एक ग्रैनुलोसाइट में कौन कौन सी होती हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ठीक है। ये हो गई हमारी ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। अब शुरू करते हैं पहला RBC से पढ़ना, ठीक है। RBC जिसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं, ठीक है।
सबसे पहले बात करेंगे कि इनके नंबर्स कितने होते हैं, कितने इनकी मात्रा क्वांटिटी कितनी होती है ब्लड में। तो होती है 5 से 5.5 मिलियन आरबीसीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और ब्लड, ठीक है, इतनी आरबीसी 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट होती है। स्ट्रक्चर इनका होता है बाई कॉनकेव, कुछ इस तरीके की दिखती है ये, कुछ इस तरीके की दिखती है, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, बाई कॉनकेव हो गई। उसके बाद लेकिन इसका ना बाई कॉनकेव शेप तो होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है इसका, जो कि एक एनिमल होता है जिसमें ओवल शेप की आरबीसी मिलती है, ओवल शेप्ड की आरबीसी मिलती है। वो एनिमल कौन सा है? यूएस का एक कैमल होता है, यूएस में एक कैमल होता है जिसको बोलते हैं ल्यामा, ठीक है। इसमें जो होता है ओवल शेप की आरबीसी प्रेजेंट होती है, तो इसको याद कर लीजिएगा। एक्सेप्शन होते हैं तो वो कभी ना कभी उसमें से क्वेश्चंस कुछ कुछ पूछ लिए जाते हैं, इसलिए याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको नॉर्मली किस शेप की होती है? बाई कॉनकेव शेप की होती हैं, ठीक है। ओवल शेप की यूएस के कैमल में पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, इनमें जो होता है न्यूक्लियस नहीं होता है, नो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्या? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। लेकिन जो इनकी इमेच्योर स्टेज होती है, इमेच्योर स्टेज होती है, उसमें न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। मेच्योर स्टेज में, मेच्योर जो स्टेज होती है उसमें नहीं होता है। मेच्योर स्टेज में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन इमेच्योर स्टेज में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मेच्योर स्टेज में क्यों प्रेजेंट होता है? जिससे ज़्यादा स्पेस मिल पाए। जैसे अब इमेजिन कि यहाँ पर ये आरबीसी है जिसमें न्यूक्लियस नहीं, तो इसके पास देखो कितना स्पेस है। और वही अगर मैं एक आरबीसी बना दूँ जिसके पास यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो इसका इतना स्पेस तो कम हो गया ना। और इसका मेन फंक्शन होता है आरबीसी का ऑक्सीजन कैरी करना, तो जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतना ही इसको जगह मिलेगी ऑक्सीजन को फिट करने के लिए, ठीक है। इसलिए इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। मेच्योर स्टेज में होता है, मेच्योर स्टेज में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से, जैसे गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ भी इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब सब एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है? बस एक हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, पीछे पढ़ा था ना, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसको हम HBV लिखते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हो गई बात। अब जो ब्लड होता है उसमें कितना, आरबीसी में कितने हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं? तो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, कितने में? 100 ml आपके आरबीसी में, ठीक है। 100 ml आरबीसी में कितने हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है? इतने ग्राम, ठीक है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? उसमें 4 आयरन के एटम्स लगे होते हैं और उसमें अल्फ़ा और बीटा प्रोटीन भी अटैच होती है। अल्फ़ा बीटा प्रोटीन और 4 आयरन के एटम्स अटैच होते हैं, याद रखिएगा, 4 आयरन के एटम अटैच होते हैं इससे, और अल्फ़ा बीटा प्रोटीन अटैच होती है। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ के स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, ठीक है, ठीक है। ऑफ 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है 10 ml ऑफ ब्लड, आरबीसी नहीं, ऑफ ब्लड, हाँ ठीक है, ऑफ ब्लड में होता है, ठीक है। लाइफ स्पेन की बात करें तो इनका मतलब लाइफ स्पेन मतलब कितने दिन ये जीती हैं, कितने दिन ये सरवाइव करती है। तो इनका जो लाइफ स्पेन होता है वो होता है 100 to 120 डेज़। इसमें से क्वेश्चंस कई बार आते हैं कि इनका लाइफ स्पेन क्या होता है, तो 100 से 120 डेज़ इनका लाइफ स्पेन होता है। उसके बाद ये डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, डिसइंटीग्रेट होकर स्प्लीन में चली जाती हैं और वहाँ क्या हो जाती हैं? डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं। अब कुछ चीज़ें आरबी से रिलेटेड है, कुछ टर्म्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, वो याद कर लीजिए। जैसे पॉलीसाइथीमिया, ठीक है। पॉलीसाइथीमिया क्या होता है? ये कंडीशन होती है जिसमें बहुत सारी मैनी आरबीसी बनने लगती हैं, प्रेजेंट होती हैं। पॉली मतलब बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारी आरबीसीज बनने लगती है, उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। और एक और कंडीशन होती है
एरिथ्रोपेनिया, एरिथ्रोसाइटोपेनिया भी बोल सकते हैं, एरिथ्रोपेनिया भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होती है, एरिथ्रोपेनिया में आरबीसी के जो नंबर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, रिड्यूसेस। पॉलीसाइथेमिया मतलब ज़्यादा, और एरिथ्रोपेनिया मतलब आरबीसी के नंबर क्या हो जाते हैं, उसमें रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक, ये कर ली मैंने आरबीसी की बात। अब फटाफट डब्ल्यूबीसी पे चलते हैं कि डब्ल्यूबीसी में क्या होता है। डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। इसको और एक और नाम से जाना जाता है ल्यूकोसाइट, बताया था मैंने पीछे अभी। ल्यूकोसाइट्स में क्या होता है, इनकी जो क्वांटिटी होती है वो होती है 6000 से 8000 सेल इतनी सेल्स डब्ल्यूबीसी की प्रेजेंट होती हैं ब्लड में, पर mm² ब्लड में प्रेजेंट होती है। इनका जो शेप होता है वो एमीबॉयड होता है, अमीबा जैसे इनका शेप होता है। एमीबॉयड शेप कैसे, जैसे अमीबा का शेप देखा होगा ना कि वो कैसा भी अपनी जगह के हिसाब से अपना शेप चेंज कर लेता है, वैसे इसका भी शेप होता है एमीबॉयड शेप। इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल हैज़ एमीबॉयड शेप, तो दैट इज़ डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का शेप होता है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि इसका काम होता है डिफेंस करना, कहीं भी जाकर इसको डिफेंस करना होता है, कैसी लोकेशन पे। तो अगर इसका चेंज जो शेप होगा चेंजेबल नहीं होगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर डब्ल्यूबीसी टू फिट देयर, इसलिए इनका क्या शेप होता है, एमीबॉयड शेप होता है। ठीक है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसमें वाइट कलर क्यों होता है, इनका वाइट ब्लड सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या नहीं प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी का जो कलर होता है वो रेड हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है, ये याद रखिएगा। आरबीसीज रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी का कलर वाइट क्यों होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, इसलिए वाइट कलर की होती है। अच्छा, डब्ल्यूबीसी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म पूछा जाता है, जैसे कि कई बार क्वेश्चंस आपने सुनने में आए होंगे, क्वेश्चन जैसे डायपेडिसिस मूवमेंट डब्ल्यूबीसी के लिए यूज होती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल शोज डायपेडिसिस मूवमेंट, दैट इज डब्ल्यूबीसी। इसमें क्या होता है कि जो हमें पता है कि जो ब्लड होता है वो ब्लड कैपिलरीज में फ्लो करता है। ठीक है, ब्लड वेसल में फ्लो करता है। दिस इज़ अ ब्लड वेसल, और इसमें आपका आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब फ्लो हो रहा है इसमें। अब क्या होगा, यहाँ पे टिश्यूज़ हैं, ठीक, यहाँ पे टिश्यू है। अब यहाँ पे बाहर से कोई जर्म्स या कोई एंटीजन जैसे वायरस बैक्टीरिया आए और यहाँ पे इंजरी करने लगे, तो क्या होगा, जो डब्ल्यूबीसी है हमारी, वो डब्ल्यूबीसी इस ब्लड वेसल से बाहर निकलेगी बाय शोइंग डायपेडिसिस मूवमेंट, और ये जाकर इस पर अटैक कर देगी। ठीक है, और इसको किल करने की कोशिश करेगी या किल कर देगी। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है डायपेडिसिस मूवमेंट। डायपेडिसिस मूवमेंट मतलब डब्ल्यूबीसी का ब्लड वेसल छोड़कर बाहर आकर जो भी टिश्यू या सेल इंजर्ड है उसको क्योर करना। ठीक है, फाइट करना ब्लड वेसल से बाहर आकर। ठीक है, स्क्वीजिंग मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी आउटसाइड द ब्लड वेसल टू टिश्यू टू किल द बैक्टीरिया। स्क्वीजिंग मूवमेंट, ठीक है ना, स्क्वीज करके बाहर आ जाती है, squeezing movement of WBC outside the blood vessel to tissue to kill बैक्टीरिया या वायरस जो भी है। ठीक है, किल द बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज डायपेडिसिस मूवमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डायपेडिसिस मूवमेंट इसमें से कौन शो करता है। ठीक, ये तो बात हो गई डायपेडिसिस मूवमेंट की। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी की जिसको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कि डब्ल्यूबीसी के टाइप्स अभी हमने पीछे पढ़े थे ना
कि ग्रेनुलोसाइट जिसमें न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल आता है, ठीक है। तो अब पहला जो उसमें ग्रेनुलोसाइट में तो ग्रेनुलोसाइट्स में जो पहला हम पढ़ेंगे वो है बेसोफिल्स के बारे में। बेसोफिल्स क्या होती है? बेसोफिल्स, अच्छा हम एक काम करते हैं, इनका कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी कि क्या क्या चीज़ें होती है। तो पहला हो गया बेसोफिल, ठीक है, और दूसरी हो गई आपकी न्यूट्रोफिल, और तीसरी हो गई आपकी इओसिनोफिल्स। कंपैरेटिव स्टडी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो बेसोफिल के बारे में बात करते हैं। तो जो बेसोफिल होता है वो ट्राई लोब्ड होता है, बताया था ना, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। तो जो बेसोफिल होता है उसमें ट्राई लोब्ड, 3 लोब्ड वाला न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। 3 लोब्ड वाला न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ट्राई लोब्ड, ठीक है। कितने लोब वाला? ट्राई लोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक। न्यूट्रोफिल में मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कई सारे लोब होते हैं न्यूक्लियस के, मल्टी लोब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मल्टी लोब्ड, ठीक। इओसिनोफिल में क्या होता है? बाई लोब्ड होता है, ठीक है। 2 लोब होते हैं न्यूक्लियस के, बाई लोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। उसके बाद ये तो हो गए न्यूक्लियस कितने क्या प्रेजेंट होते हैं, ठीक। सब ग्रेनुलोसाइट में, सब में ग्रेन्यूल्स होंगे, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक। अब इसके ये कितने परसेंटेज होता है, नंबर क्या होते हैं? बेसोफिल के नंबर्स क्या होते हैं? ये होता है 0.5 से 1% ऑफ WBC। इतना WBC, टोटल WBC में 0.5 से 1% जो होती है बेसोफिल्स होती हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? न्यूट्रोफिल्स के का कितने परसेंटेज होता है? ये होते हैं 60 to 65% ऑफ WBC के 60 to 65% न्यूट्रोफिल होते हैं, ठीक। उसके बाद जो इओसिनोफिल्स होते हैं, इओसिनोफिल्स कितने होते हैं? इओसिनोफिल्स होते हैं आपके 1 to 2% ऑफ WBC, ठीक। सबसे ज़्यादा नंबर में क्या होती है? न्यूट्रोफिल्स होती हैं, और उसके बाद आपका इओसिनोफिल्स होते हैं, उसके बाद बेसोफिल्स सबसे कम नंबर में होती हैं, ठीक है। अब लाइफ स्पैन की बात करें तो बेसोफिल का लाइफ स्पैन होता है कुछ घंटों से फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज, कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक इनका जो लाइफ स्पैन होता है, ठीक। न्यूट्रोफिल का जो लाइफ स्पैन होता है वो 6 आवर्स से होता है, 6 आवर्स टू फ्यू डेज, ठीक। इओसिनोफिल का लाइफ स्पैन होता है अबाउट, लगभग जो होता है 5 दिन का इनका लाइफ स्पैन होता है, ठीक। ये हमारी बात हो गई लाइफ स्पैन की, कितना परसेंटेज और इसका न्यूक्लियस कैसे होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो बेसोफिल होती है वो क्या होती है। ये इसका नाम बेसो इसलिए होता है क्योंकि ये जो बेसिक डाई होती है, बेसिक डाई से ये डाई हो जाती है, बेसिक जो डाइज होती हैं उनसे ये डाई हो जाती है। और ये क्या कॉज करते हैं? ये इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं। जब भी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा तो हमारी मतलब बॉडी में क्या है, बेसोफिल के इन्फ्लेमेशन जब भी होगा तो बेसोफिल के नंबर, इसका मतलब हमारी बॉडी में बढ़े हुए होंगे, ठीक है। इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं, जिससे फिर ये क्या प्रोड्यूस क्या करने लगती हैं? इन्फ्लेमेशन जब भी कॉज होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करने लगेंगी? हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, जब भी इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी में होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करने लगे? हिस्टामिन,
मतलब ये खुद WBC प्रोड्यूस नहीं करती, ये मतलब बॉडी को इंडिकेट करती हैं कि इन चीज़ों के प्रोडक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपारिन की, ठीक है। इन्फ्लेमेशन के केस में किसके नंबर होते हैं, बेसोफिल के नंबर बढ़े होते हैं, और ये बेसिक डाई से डाई होती है। न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, वो बेसिक ना एसिडिक, दोनों में से किसी डाई से डाई नहीं होते। इयोसिनोफिल एसिडिक डाई से डाई होते हैं। स्टेन जो होता है इनका एसिडिक डाई से आता है, ठीक है। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, सॉरी, ये डाई होते नहीं, मतलब दोनों से हो जाते हैं, बेस और एसिड दोनों डाई से ये डाई हो जाते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रल रहते हैं ये, चाहे बेस से कर लो डाई, चाहे एसिड से कर लो डाई, ठीक है। तो इसीलिए इनको बोलते हैं क्या, न्यूट्रोफिल्स, ठीक। इनका, हाँ, न्यूट्रोफिल्स का काम क्या होता है, ये एज अ फैगोसाइटोसिस शो करती है। फैगोसाइटोसिस मतलब ये किसी भी सेल को, जो इंजर्ड सेल्स होती हैं या जो इंजर्ड जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया, तो कोई भी एंटीजेंस बॉडी में अगर आ गए तो उनको ये पूरा को पूरा निगल जाना, मतलब किसी चीज़ को निगल जाने को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो इसका काम क्या होता है, फैगोसाइटोटिक मूवमेंट या फैगोसाइटोसिस शो करती हैं कौन, न्यूट्रोफिल, ठीक है, फैगोसाइटोसिस शो करती हैं। इयोसिनोफिल्स होती हैं, वो पार्टिसिपेट करती किस कंडीशंस में, एस्थमा हो गया एंड एलर्जिक रिएक्शंस में ये पार्टिसिपेट करती हैं। एस्थमा या एलर्जिक रिएक्शंस में ये पार्टिसिपेट करती हैं, या पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है उसमें भी इनका रोल रहता है। पैरासिटिक इन्फेक्शन में भी इनका रोल प्ले रहता है, ठीक है। तो ये हो गए बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इयोसिनोफिल्स के बारे में कंपैरेटिव स्टडी। बहुत ही इसमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं, किसके ट्राई लोब्ड होते हैं, किसके मल्टी लोब्ड होते हैं, किसके बाय लोब्ड होते हैं, इन्फ्लेमेशन में रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, फैगोसाइटोटिक मूवमेंट कौन शो करता है, अस्थमा एलर्जिक रिएक्शंस क्या होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में। ग्रैनुलोसाइट्स में हो गए हमारे ये तीनों, ठीक है। अब ए ग्रैनुलोसाइट्स की बात करते हैं। ए ग्रैनुलोसाइट्स जिसमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, पहला होता है मोनोसाइट्स और दूसरा क्या हो गया, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। मोनोसाइट्स, एक ग्रैनुलोसाइट में बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स और इयोसिनोफिल्स, और आपका अभी पीछे ही बताया था मैंने, एक ग्रैनुलोसाइट में कौन कौन से हो गए, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट, ठीक। अब इनकी शेप और इनका स्ट्रक्चर जो भी ये चीज़ें हैं वो उसके बारे में देख लेते हैं। मोनोसाइट जो होती हैं वो क्या होते हैं, वो बीन शेप के होते हैं। मोनोसाइट के जो न्यूक्लियस होता है वो किस शेप का होता है, बीन शेप का, कुछ इस तरह का इनका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। लिम्फोसाइट का क्या होता है, लिम्फोसाइट में देखेंगे कि जो न्यूक्लियस होता है मोस्ट ऑफ द सेल को न्यूक्लियस कवर किया रहता है। जो न्यूक्लियस होता है वो बिग होता है, वो मोस्ट ऑफ द सेल को, मेजर पार्ट जो सेल का होता है, लिम्फोसाइट का होता है, वो न्यूक्लियस को कवर किया रहता है। मेजर पार्ट कवर्ड बाय न्यूक्लियस, मेजर पार्ट कवर्ड बाय न्यूक्लियस। मेजर पार्ट कवर्ड बाय द लिम्फोसाइट में क्या होता है, मेजर पार्ट क्या कवर करती है, न्यूक्लियस करती है। और लिम्फोसाइट में भी 2 तरीके की लिम्फोसाइट होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक है। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक है। मेजर पार्ट कौन कवर करता है, इसमें न्यूक्लियस का कवर करता है। इसमें किस शेप का होता है, बीन शेप का होता है, बीन शेप्ड होता है न्यूक्लियस, और ग्रे ब्लू कलर का साइटोप्लाज्म होता है। ग्रे ब्लू कलर का क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्मा किस कलर का होता है, ग्रे ब्लू कलर का होता है, और बीन शेप का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इनके जो नंबर्स होते हैं, मोनोसाइट्स के जो नंबर होते हैं वो अप्रॉक्स होते हैं 6 to 8% ऑफ WBC के 6 to 8% होता है। लिम्फोसाइट कितने होते हैं, लिम्फोसाइट 20 to 25% ऑफ WBC
क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स 20 to 25% होते हैं, 6 to 8% क्या होते हैं, WBC जो होते हैं मोनोसाइट्स होते हैं। ठीक है, अब इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो क्या होता है, मंथ, मतलब 1 महीने के लगभग ये रहते हैं। ठीक है, ये मोनोसाइट्स जो होते हैं उनका लाइफ स्पैन क्या होता है, लाइफ स्पैन मंथ होता है, अ मंथ। ठीक है, इनका लाइफ स्पैन क्या होता है, इनका लाइफ स्पैन होता है आवर्स, घंटों से ईयर्स तक ये जी सकते हैं, आवर्स टू ईयर्स। हो सकता है कई घंटे, कुछ घंटे में ही ख़त्म हो जाए, हो सकता है साल भर तक ना ख़त्म हो, अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है, इनका ये मंथ में डिसोशिएट हो जाते हैं या डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं फॉर्मेशन इनकी कहाँ होती है, इनकी फॉर्मेशन जो लिम्फोसाइट होते हैं वो रेड बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। ठीक है, और ये मैच्योर, ये तो यहाँ हो गए रेड बोन मैरो में ये फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन ये मैच्योर कहाँ हो रहे हैं, ये मैच्योर होंगे कहाँ पे, थाइमस में। थाइमस क्या होता है, हमारी बॉडी, ये हमारा हेड है, ठीक, ये नेक है और ये शोल्डर है, यहाँ पे एक ग्लैंड होती है जिसको थाइमस ग्लैंड बोलते हैं, थाइमस ग्लैंड बोलते हैं। वहीं पर ये जो लिम्फोसाइट होती है, बी और टी लिम्फोसाइट मैच्योर होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कहाँ पर लिम्फोसाइट मैच्योर, या बी या टी लिम्फोसाइट करके भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पर ये मैच्योर होती हैं, दैट इज़ थाइमस, थाइमस पर जाकर ये मैच्योर होंगी। ठीक, अब ये तो हो गया, ये लिम्फोसाइट हमारा हो गया कंप्लीट। अब मोनोसाइट्स में क्या होता है, जब मोनोसाइट्स होते हैं इनका एक फेज़ होता है जिसको बोलते हैं फैगोसिस्टिक सेल। फैगोसिस्टिक सेल अभी बताया, जब किसी को पूरा का पूरा बिना तोड़े, मतलब तोड़ के या किसी भी फॉर्म में पूरा का पूरा उसको निगल जाना, उसको बोलते हैं फाइगोसिस्टिक सेल। ठीक है, तो जब मोनोसाइट जो फाइगोसिस्टिक एज अ फाइगोसिस्टिक सेल प्रेजेंट होती हैं लिवर में, एज अ फाइगोसिस्टिक सेल प्रेजेंट होती है लिवर में, तो इस सेल को मोनोसाइट्स को बोलते हैं कुफर सेल्स। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा इसको याद कर लीजिएगा। लिवर में होंगी तो इनको कुफर सेल्स बोलेंगे, जब ये किडनी में होंगी तो इनको बोलेंगे मीज़ेनगियल सेल्स, जब लंग्स में होंगी तो इनको बोलेंगे ड्रस्ट सेल्स, जब ब्रेन में होंगी तो इनको बोलेंगे माइक्रोगैलियल सेल्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये सारा का सारा ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता था ना कहाँ की कॉस्मिक मोनोसाइट सेल हैं, कहाँ उनको कुफर सेल कहाँ पर पाई जाती हैं, या मीज़ेनग्लिया सेल कहाँ पाई जाती है, सब पूछा जा सकता है। और मैच्योर टी सेल्स, बी सेल या लिम्फोसाइट कहाँ होती है, तो ये सब चीज़ें पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होता है WBC भी ख़त्म। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स जिनको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, इनका जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन जो होता है वो 5 से 10 डेज़ का ही होता है। ठीक है, और प्लेटलेट्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करना। ठीक है, तो पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, तो दैट इज़ प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स होती हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग में रोल प्ले करती हैं। ठीक है, इनके जो नंबर्स होते हैं वो 1.5 से 3.5 lakhs पर mm² ऑफ ब्लड होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में पाई जाती हैं ये ब्लड में। ठीक है, अब इनका जब कभी इनके नंबर कम होने लगते हैं, मतलब डिक्रीज़ होने लगेंगे, तो उस कंडीशन को बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसको याद कैसे करेंगे, थ्रोम्बो तो नाम पता है, ये थ्रोम्बोसाइट है, तो थ्रोम्बोसाइटो मतलब सेल, पीनिया मतलब कम होना। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जब इनके नंबर्स कम होने लगते हैं, प्लेटलेट्स के नंबर बॉडी में कम होने लगते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये किस केस में होता है, डेंगू, जब डेंगू का फीवर चढ़ जाता है तो उसमें धीरे धीरे करके प्लेटलेट्स के नंबर कम होने शुरू हो जाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
एक और होता है इसमें जो डेंगू में देखा होगा कि बॉडी पे रैश चिकते चिकते से ना रेड रैशेस शुरू हो जाते हैं। इस रैशेस को, ये जो सिम्टम होता है जिसमें रैशेस होने शुरू हो जाते हैं, उसको बोलते हैं पुरपुरा। पुरपुरा मतलब होता है सिम्टम्स ऑफ, पुरपुरा एक तरह का सिम्टम होता है किसका, सिम्टम ऑफ थर्मोसाइटोपेनिया, मतलब रैशेस ऑन, इसका मतलब क्या हुआ, रैशेस ऑन स्किन पर रैश होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमारे जो फॉर्म्ड एलिमेंट थे वो ख़त्म होते हैं। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट जो भी थे, जैसे आपका प्लाज्मा था, आरबीसी थी, डब्ल्यूबीसी थी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होती हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद ब्लड की। ठीक है, अच्छा, ब्लड ग्रुप पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि क्या है। सबसे पहले तो ये तो देख लेते कि ब्लड ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट था उस किसने दिया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ये साइंटिस्ट थे जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, दो टर्म्स हमेशा ब्लड ग्रुप में आपको समझ में आने चाहिए, एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडीज़ या एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीजन होते हैं जो कि किसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होंगे, ये बॉडी के अंदर मतलब आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। एंटीबॉडी क्या होती है, डिजॉल्व होते हैं प्लाज्मा में और ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जहाँ पे एंटीजन जो होगा उसके अपोजिट एंटीबॉडी होगा, जैसे ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा। ठीक है, एंटीबॉडी डिजॉल्व होते हैं प्लाज्मा में और एंटीजन किस पर होते हैं, आरबीसी के सरफेस पर होता है। जब किसी एक पर्सन है, एक के नाम का पर्सन है और एक एम नाम का पर्सन है, जब के का ब्लड एम को दिया जाएगा तो के का एंटीजन एम में जाएगा, एंटीबॉडी नहीं। एंटीबॉडी बॉडी में ही रहता है किसी के, वो दूसरे की बॉडी में नहीं जाता है। ठीक है, जो मेरे अंदर की एंटीबॉडीज़ होंगी वो मेरे ही बॉडी में रहेंगी, चाहे मैं अपना ब्लड किसी को भी दे दूँ। मानो मैं हूँ, ठीक है, मैंने अपना ब्लड किसी ए नाम के पर्सन को दिया तो मेरी बॉडी के जो भी एंटीजन होंगे वो जाएंगे, ना कि एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज़ कभी ट्रांसफ़र नहीं होते, ट्रांसफ़र कौन होते हैं, एंटीजन ओनली। ठीक है, तो अब देखते हैं ब्लड ग्रुप का कैसे कॉन्सेप्ट क्या है। पहले एक डायग्राम एक शो करके दिखाती हूँ आपको। ये आरबीसी है, ठीक है, यहाँ पे ब्लड ग्रुप के एंटीजन लगे होते हैं। ठीक है, और एंटीबॉडी किस में होगी, प्लाज्मा में। ठीक है, प्लाज्मा में डिजॉल्व होगी। ये हो गया एंटीजन, ये हो गया एंटीजन और ये हो गई एंटीबॉडी। ठीक है, जो कि प्लाज्मा में डिजॉल्व है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ या ज़ीरो। ठीक है, अब क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए में जो आरबीसी होगी, आरबीसी जो होगी उस पर एंटीजन किसका होगा, ए का। ठीक है, ए का एंटीजन इस पर प्रेजेंट होगा, ए का एंटीजन। ठीक, तो जब ए का एंटीजन किसका प्रेजेंट हुआ, एंटीजन प्रेजेंट है ए का, तो एंटीबॉडी मैंने बताया था हमेशा अपोजिट होगी, तो एंटीबॉडी किसकी प्रेजेंट होगी, बी की, क्योंकि ए तो एंटीजन है, अगर ए का ही एंटीबॉडी हो जाएगा तो ये इसको किल कर देगा, तो किल ना हो पाए इसके लिए किसकी अपोजिट होती है एंटीबॉडी, जो होती है बी की एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप बी है अगर, तो बी में क्या होगा, आरबीसी जो होगी, जो आरबीसी होगी उसमें किसका प्रेजेंट होगा, बी का एंटीजन प्रेजेंट होगा। किसका एंटीजन होगा प्रेजेंट, एंटीजन बी का प्रेजेंट होगा। एंटीबॉडी किसकी होगी, एंटीबॉडी होगी ए के अगेंस्ट। ठीक है, क्योंकि बी का ब्लड ग्रुप तो ये खुद ही है, तो इसमें एंटीबॉडी किसकी होगी, ए की। ठीक, ए बी में क्या होगा, देखो ए बी में जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें जो आरबीसी होती है उसमें ए और बी दोनों के एंटीजन मौजूद होते हैं। एंटीजन किसके किसके हो गए, एंटीजन ए और बी दोनों के ही होते हैं। अब जब ए और बी दोनों के ही एंटीजन हो गए तो एंटीबॉडी क्या हुई,
कोई भी एंटीबॉडी इसमें नहीं होगी, एब्सेंट, कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, ना ए के लिए ना बी के लिए, क्योंकि इनके पास खुद ही जो दोनों ही एंटीजन मौजूद हैं, ए और बी दोनों की एंटीजन इनके पास मौजूद है, इसलिए इसमें एंटीबॉडी किसी की भी नहीं होगी। जो ब्लड ग्रुप ओ है उसमें क्या होता है, जो आरबीसी होती है उस पर कोई भी एंटीजन नहीं होता, क्योंकि खुद ही देख रहे हो ओ है ना, तो इसका मतलब इस पर कोई भी एंटीजन नहीं होता। इसमें एंटीजन क्या होता है, नन, कोई भी नहीं होता, एब्सेंट होता है। जब कोई भी एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडीज़ इसमें सारे ही होंगे। कौन कौन से होंगे, ए भी होगा और बी भी होगा। अपोजिट, कोई नहीं है तो सारे एंटीबॉडीज़ होंगे, अगर सारे एंटीजन है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। तो ये जो चीज़ है ना, इसमें से बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए उसको अच्छे से ना याद कर लेना, कौन सी एंटीबॉडीज़ है, कौन से एंटीजन होते हैं। एक और क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज़ अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल डोनर। अभी मैंने पहले बताया था कि जब हम किसी को अपना ब्लड देते हैं तो हमारी बॉडी का एंटीजन जाता है दूसरे की बॉडी में, ना कि एंटीबॉडी। तो जो अगर एंटीजन जा रहा है, ये एंटीजन जाता है, ठीक है, ना कि एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं होते, केवल एंटीजन जाते हैं। तो इसमें से कौन से एंटीबॉडी हम किसी भी बॉडी को दे देंगे कि जिससे दूसरे की बॉडी में जाकर वो कोई रिएक्शन ना करे, वो होगी ओ, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ये किसी भी बॉडी के साथ एडजस्ट कर जाएगी, कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ये होगा यूनिवर्सल क्या, डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन हुआ, ब्लड ग्रुप ओ। और ब्लड ग्रुप ए बी के देखेंगे तो इसमें कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं है, तो इसका मतलब ये किसी भी तरीके का एंटीजन अपने अंदर ले सकता है। तो ये क्या हुआ, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। इम्पॉर्टेंट है दोनों चीज़ें, याद कर लीजिएगा, यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। एक और बहुत टर्म सुना होगा आप लोगों ने, RH ग्रुप। ये RH ग्रुप क्या था, फर्स्ट देखा गया था रीसेस मंकी के ब्लड में, ठीक है, रीसेस मंकी के ब्लड में देखा गया था, जिसमें ये RH ग्रुप प्रेजेंट होता था उसको बोलते थे RH पॉजिटिव, और जिसमें ये RH फैक्टर एब्सेंट होता था उसको बोलते थे RH निगेटिव, ठीक है, RH पॉजिटिव और RH निगेटिव। जैसे एक ब्लड ग्रुप है, कुछ मैं एग्जांपल बता देती हूँ आपको, ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडीज़, ठीक। जैसे ब्लड ग्रुप है आपका ए है, ठीक, खाली ए है, तो ए में एंटीजन ए हो गया, एंटीबॉडी हो जाएगा बी का, ठीक है ना। ए पॉजिटिव अगर लिखा है मैंने, ठीक है, ए पॉजिटिव है, पॉजिटिव मैंने बताया ना, RH का सिंबल होता है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें एंटीजन ए का भी है और RH का भी है, ठीक है, और एंटीबॉडीज़ खाली किसके होंगे, बी के लिए। ए निगेटिव अगर है, मैंने बोल दिया ए निगेटिव, तो इसका मतलब क्या है, ए एंटीजन है और एंटीबॉडीज़ किसके लिए होंगे, बी और RH दोनों के लिए होंगे, क्योंकि निगेटिव लिखा है ना, इसका मतलब इसमें RH फैक्टर नहीं है। निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि इसमें RH फैक्टर नहीं है, तो RH फैक्टर के लिए भी तो इसमें एंटीबॉडीज़ होंगे फिर, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें एंटीबॉडीज़ बी और RH दोनों के लिए हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को अपना थोड़ा दिमाग लगा के समझ के इसको पढ़िएगा कि क्या बोल रहा है, ठीक है। ये तो बात कर ली मैंने ब्लड ग्रुप की। एक डिजीज़ होती है जो इसी RH इनकम्पैटिबिलिटी के वजह से होती है, जिसको हम बोलते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी। एक और नाम इसका होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। RH इनकम्पैटिबिलिटी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, और एक और नाम होता है हीमोलाइटिक डिसऑर्डर ऑफ न्यू बॉर्न। हेमोलाइटिक डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न, HDN, इस नाम से हेमोलाइटिक डिसऑर्डर ऑफ न्यू HDN के नाम से बहुत ज़्यादा जाना जाता है, या एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है,
जो फादर होते हैं इन केस वो RH पॉजिटिव हो गए, ठीक है, और जो मदर हैं वो हैं RH नेगेटिव, ठीक। अब RH निगेटिव है, इसका मतलब इनके में RH का क्या होगा, एंटीबॉडी मौजूद होगी, ठीक है। अब क्या हुआ, जब फर्टिलाइजेशन हुआ और फीटस बना, और फीटस इन केस हो गया RH पॉजिटिव का, मतलब इसके जो ब्लड है उसमें RH पॉजिटिव, इन केस RH पॉजिटिव का फैक्टर आ गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो प्लेसेंटा है, जो भी प्लेसेंटा होगी वो मिक्सिंग ऑफ ब्लड को तो रोक देगी, ठीक है। मदर का ब्लड बेबी के ब्लड से मिक्स नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब चाइल्ड डिलीवरी होगी, चाइल्ड की डिलीवरी होगी, तो डिलीवरी के दौरान क्या होगा, जब कुछ ब्लड होगा वो मदर के, जो फीटस का कुछ ब्लड होगा वो किससे मिक्स हो जाएगा, मदर के ब्लड से मिक्स हो गया। मदर के ब्लड से जब मिक्स हो गया तो क्या हुआ, मदर के ब्लड में भी पहुंचा RH पॉजिटिव फैक्टर, और मदर के ब्लड में क्योंकि एंटीबॉडीज़ किसके लिए हैं, RH पॉजिटिव के लिए, तो क्या करके इस RH पॉजिटिव को किल कर देगा और एंटीबॉडीज़ बना ली उसने RH पॉजिटिव के लिए, ठीक है, एंटीबॉडीज़ बन गई। ये तो हो गया जो फर्स्ट प्रेगनेंसी हमारी कॉज हो रही है तब, ये फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय की बात होगी। अब चलो यहाँ बात ख़त्म हो गई। फिर सेकंड प्रेगनेंसी जब हो रही है तब क्या हो रहा है, सेकंड प्रेगनेंसी के समय क्या हो रहा है, सेकंड प्रेगनेंसी के समय भी जो फीटस है वो क्या हो गया, अगर RH पॉजिटिव ही हो गया, अगर सेकंड प्रेगनेंसी के समय भी जो फीटस है RH पॉजिटिव हो गया, तो अभी हमने देखा था फर्स्ट प्रेगनेंसी में RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं, तो क्या करेगा वो, जो प्लेसेंटा है उसके थ्रू जो RH पॉजिटिव के एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या करना शुरू हो जाएंगे, मिक्स करना शुरू कर देंगे, क्या, फीटस के ब्लड से मिक्स करने लगेंगे, फीटस के ब्लड से, ठीक है। और मिक्स करके क्या करेंगे, वहाँ जो ये एंटीबॉडीज़ होंगे, RH के जो एंटीबॉडीज़ होंगे वो किसको किल करना शुरू करेंगे, RBC पे अटैक करना शुरू कर देंगे और RBC को किल करना शुरू कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं एक टर्म इसके लिए, RBC के जो डिसइंटीग्रेट होता है या इसको किल करने को हम बोलते हैं हीमोलाइसिस, मतलब RBC का टूटना, ठीक है। जब RBC टूटने लगेगी तो एनीमिया, एक सुना होगा आप लोगों ने कि एनीमिया, ए आएगा यहाँ पे, एनीमिया कॉज हो जाएगा। एनीमिया कब होता है, जब हमारी बॉडी पीली पड़ने लगती है, क्यों, क्योंकि RBC के नंबर कम होने लगते हैं, एनीमिया हो जाता है बच्चों को, और कई केसेस में डेथ भी हो जाती है। तो ये सिचुएशन RH पॉजिटिव वाली सिचुएशन क्या हुई, RH पॉजिटिव फादर, RH नेगेटिव मदर, तो क्या होगा, इनके मदर में जब फीटस बना, फीटस फर्टिलाइजेशन के बाद फीटस आया और फीटर RH पॉजिटिव हो गया, तो प्लेसेंटा मदर के ब्लड और बेबी के ब्लड को मिक्स होने से रोकेगी। लेकिन चाइल्ड डिलीवरी के समय क्या होगा, जो बेबी का ब्लड होगा वो मदर के ब्लड से मिल जाएगा, और बेबी के ब्लड में था RH पॉजिटिव फैक्टर, जब मदर के ब्लड में गया तो RH के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाया और RH को किल कर दिया, ठीक है। यहाँ तक एंटीबॉडीज़ का मतलब RH ही हमारी बॉडी में बन गई। सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, अगर फीटस RH पॉजिटिव का हो गया तो क्या होगा, जो हमारे जो और प्लेसेंटा के थ्रू क्या होगा, एंटीबॉडीज़ मिक्स होने लगेंगी फीटस के ब्लड से, और ये एंटीबॉडीज़ किल करने लगेंगी RBC को, जिसको बोलते हैं हीमोलाइसिस, और एनीमिया की कंडीशन हो जाती है। तो इस स्टेज को रोकने के लिए फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद ही एक इंजेक्शन होता है रोगम, ये इंजेक्शन दे दिया जाता है, जो इस कंडीशन को होने से रोक देती है। क्या करती है, क्यों, क्योंकि जो RH के जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं उसको क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है, हटा देती है ये इंजेक्शन, ठीक है। तो ये होता है आपका रोगम इंजेक्शन, जो कि क्या करती है, ये जो RH पॉजिटिव की एंटीबॉडीज़ होती हैं उसको ख़त्म कर देती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हमने पढ़ लिया ब्लड के बारे में, ठीक है। अब दूसरा जो कंपोनेंट था वो था हमारी बॉडी का, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स के होते हैं, आर्टरीज,
veins, capillaries, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में समझते हैं। जो आर्टरीज होती है, जो इसकी वॉल होती है वो होती है थिक वॉल की होती है। इसकी जो वॉल होती है वो थिन होती है। क्यों? क्योंकि जो इसमें ब्लड प्रेशर होता है, जो आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि जो आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है वो क्या करता है, हार्ट जो आर्टरीज में जो भी ब्लड फ्लो करता है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है, मतलब हार्ट से जो बॉडी में ब्लड जाता है, ब्लड जाएगा वो आर्टरीज के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, इसलिए इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि हार्ट से डायरेक्ट आता है। इसमें क्या होता है, थिन वॉल होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इतने हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो नहीं करता है। जो ब्लड प्रेशर क्या होता है वो लो होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, बॉडी से हार्ट में ब्लड को ले जाता है। ठीक है, इसमें इसलिए प्रेशर लो होता है, इसलिए ये थिन वॉल्ड होती है। ठीक, इसमें क्या होते हैं, वॉल्व्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसमें क्या होते हैं, वॉल्व्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉडी से हार्ट में ले जा रहा है। जब बॉडी से हार्ट में जा रहा है तो इसका मतलब बिना किसी पंप के, बिना किसी प्रेशर के थ्रू जा रहा है, इसलिए बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड को, इसलिए इसमें वॉल्व होती है। बट आर्टरीज में वॉल्व्स क्यों नहीं होते? क्योंकि ये पंप के थ्रू, हार्ट एक पंप की तरफ वर्क करता है, तो प्रेशर से ब्लड को आर्टरीज से बॉडी में भेजता है, इसलिए इसमें किसी वॉल्व की ज़रूरत नहीं होती। इसमें बैक फ्लो का कोई डर नहीं होता क्योंकि पंप के थ्रू आ रहा है। ठीक है, बट इसमें क्या हो रहा है, पंप के थ्रू नहीं हो रहा है, बॉडी से नॉर्मली ब्लड फ्लो कर रहा है और हार्ट में जा रहा है, इसलिए इसमें वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो आर्टरीज, ये आर्टरीज हो गई, ठीक, और ये वेन हो गई। ठीक, आर्टरीज और वेन्स का जो कनेक्टिंग लिंक होता है दैट इज कैपिलरीज। वो क्या होता है, कैपिलरीज होते हैं। आर्टरीज और वेन जहाँ पर आकर मिलती हैं वो होती हैं कैपिलरीज। मतलब आर्टरीज और वेन का कनेक्टिंग लिंक क्या होता है, कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इन शॉर्ट ब्लड वेसल के बारे में बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाता है। हार्ट में अभी जब हम ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें मैं बताऊँगी। तो ये था हमारा इन शॉर्ट आपका ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ब्लड के बारे में पढ़ लिया हमने, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसमें बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं, वो है हार्ट। ठीक है, मीजोडर्मल इसकी ओरिजिन होती है। मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। प्रेजेंट कहाँ होता है, प्रेजेंट होता है इन मीडिया स्टाइनम। मीडिया स्टाइनम क्या है, मिडिल थोरेसिक कैविटी होती है। ये क्या होता है, मिडिल थोरेसिक कैविटी, मिडिल थोरेसिक कैविटी होती है, उसको बोलते हैं मीडियल स्टर्नम, जो कि क्या होती है इस तरीके की। देखो, अगर मैं बोलूँ तो ये हार्ट हो गया, एक तरफ इसके एक लंग हो गया और दूसरी तरफ दूसरा लंग हो गया, और इधर होगी आपकी डायफ्रेगम। तो ये जो पूरा स्पेस होता है ये मीडियल स्टाइनम होते हैं, जो मिडिल थोरेसिक कैविटी होती है, जिसमें हार्ट के दोनों तरफ किसका प्रोटेक्शन होता है, लंग्स का, और नीचे की तरफ होती है इसमें डायफ्रेगम। कुछ ये ना इस तरीके का क्लोज्ड फिस्ट के शेप का होता है। ये क्लोज्ड फिस्ट के शेप का होता है, मतलब बंद मुट्ठी के शेप का ये दिखता है। ठीक है, डायफ्रागम के अबव होता है और मायोजेनिक नेचर होता है। मायोजेनिक नेचर का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मायोजेनिक नेचर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचर इज़ फॉलोड बाय हार्ट। तो मायोजेनिक नेचर, मायोजेनिक मतलब होता है कि जो हार्ट होता है वो किसी भी नर्वस सिस्टम की या ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, कि ब्रेन कंट्रोल करना है कि अभी तुम जो हो बीट करोगे और थोड़ी देर बाद तुम रेस्ट करोगे या बीट नहीं करोगे, वो रेगुलर बेसिस पे हार्ट बीट करता रहता है। सुना भी होगा आपने कि ब्रेन डेड हो गया बट हार्ट अभी भी बीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हार्ट इंडिविजुअल होता है, मतलब किसी नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होता, किसी नर्वस सिस्टम की इसको ज़रूरत नहीं होती है अपने आप को बीट करने के लिए। ठीक है, तो ये मायोजेनिक नेचर होता है हार्ट का। ठीक है, अब हार्ट के बारे में, हार्ट का थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हार्ट है। ठीक है, बहुत ही इजी डायग्राम मैंने बनाया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ पाए। ये जो रेड पोर्शन दिख रहा है दिस इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दिस
ब्लू पोर्शन इज इंडिकेटिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो, ऑक्सीजनेटेड मतलब ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा, कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, ठीक है। पल्मोनरी वेन, सबसे पहले शुरू करते हैं कि पल्मोनरी वेन, जहाँ भी पल्मोनरी वर्ड यूज़ हो जाए वहाँ समझ लो लंग की बात कर रहा है। पल्मोनरी वर्ड का मतलब वहाँ किसकी बात कर रहा है, लंग्स की बात कर रहा है। तो पल्मोनरी वेन क्या होती है, एक एक्सेप्शन होती है। अच्छा, आर्टरीज और वेन में एक और पॉइंट था कि आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और वेन्स में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। बट पल्मोनरी वेन क्या है, एक्सेप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड कि पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और ये एक्सेप्शन है। वेन में क्या होता है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो लंग्स होता है जो बाहर से ऑक्सीजन को ब्लड में लाता है, वहाँ से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको उससे बहती हुई पल्मोनरी वेन से ये आएगा लेफ्ट एट्रियम में। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, पता ही है, लेफ्ट एट्रियम, एट्रिया, राइट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। 4 चैम्बर हार्ट होता है ह्यूमन का, मायोजेनिक नेचर होता है। अब क्या हुआ, लंग से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ए में आया, लेफ्ट एट्रिया में आया, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है जिसको बोलते हैं बाई कैस्पिड वॉल्व। स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है यहाँ पे, बाई कैस्पिड वॉल, ठीक है। बाई कैस्पिड वॉल बोलते हैं जिसको मिट्रल वॉल भी बोलते हैं, अदर नेम से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो मिट्रल वॉल नाम याद कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में, लेफ्ट ए और लेफ्ट बी के बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब इसको बॉडी में जाना है, तो बॉडी में ये जाएगी एओर्टा के थ्रू, पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, जो कि बहता है राइट साइड पर। राइट साइड में क्या हो गया, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू बॉडी से, बॉडी को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला था उसको उसने यूज़ कर लिया, अब उसका ब्लड में ऑक्सीजन हो गया ख़त्म, उस ब्लड में बचा है केवल कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो वो ब्लड क्या होगा आपका, बॉडी से आएगा राइट साइड में। राइट साइड में सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू आएगा, पहले राइट एट्रिया में आएगा, राइट एट्रिया से जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है जिसको बोलते हैं ट्राई कैस्पिड वॉल्व। याद कर लेना, बाई कैस्पिड और ट्राई कैस्पिड वॉल्व, ठीक है। ट्राई कैस्पिड वॉल्व होगा। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी वर्ड जुड़ गया, मतलब कहीं ना कहीं लंग्स में जा रहा होगा या आ रहा होगा। तो पल्मोनरी आर्टरी बताया ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, बट ये क्या है, एक्सेप्शन होगा। इस पल्मोनरी आर्टरी में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, आपके लंग्स में वापस चला जाएगा फॉर द सेक ऑफ प्योरिफिकेशन, ठीक है। जो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा है, इसके जो ओपनिंग पॉइंट होती है, एंटरिंग पॉइंट या ओपनिंग पॉइंट जो भी आप बोल लो, इस पर एक वॉल्व होते हैं। इन दोनों वॉल्व को कंबाइन करके बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है। सेमी ल्यूनर एसएल वॉल्व, एसएल भी बोलते हैं, एसएल वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व भी इसको बोलते हैं। जो चैम्बर्स होते हैं, चारों चैम्बर्स, ये आपस में सेप्टम के थ्रू डिवाइड हुए रहते हैं, ठीक है। जो एट्रिया होती है, जो एट्रियम होता है, ये क्या होता है, ये स्मॉल साइज़ के होते हैं, और वेंट्रिकल क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एट्रिया होते हैं इसमें इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं मसल्स के, इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं मसल्स के, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो फोल्ड्स होते हैं मसल्स के वो प्रोजेक्शन ऑफ मसल्स होता है, जिसको क्या बोलते हैं, पैपिलरी मसल्स। कुछ इस तरीके के निकले होते हैं, इस तरीके के, उसको क्या बोलते हैं, पैपिलरी मसल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सेप्टम होता है इसको बोलते हैं इंटर, जो वेंट्रिकल के बीच में होता है इसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, इसको थोड़ा फंक्शनिंग समझते हैं कि फंक्शनिंग अगर इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो इससे अच्छे समझ में आ जाएगा। लंग से ऑक्सीजन रिच ब्लड एलए में आया, एलए से एलवी में आया, ठीक। एलवी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में गया, बॉडी ने यूज़ कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को आरए में पहुंचाया, और आरए से फिर आरवी में गया, और आरवी से फिर आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर से लंग्स में चला गया, सिंपल, ठीक है। ये समझ जाओ, यहाँ पर आ गया पल्मोनरी वेन, यहाँ पर होगी पल्मोनरी आर्टरी, बॉडी में जाएगा एओर्टा के थ्रू,
और ये है सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, इजी, कुछ भी नहीं है इसमें लर्न करने में। ठीक है, इतनी चीज़ें याद हो गई होंगी अभी तक मुझे लग रहा है। ठीक है ना, याद हो गई। अब बात करते हैं ये आपके हार्ट के आपकी मेम्ब्रेन्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, हार्ट की मेनली 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं। 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं हार्ट में। पहली होती है पेरिकार्डियम, दूसरी होती है मायोकार्डियम और थर्ड होती है एंडोकार्डियम। पेरी से समझ में आ गया होगा ऊपर की, मायो मतलब मिडिल की, एंडो मतलब सबसे अंदर की। पेरिकार्डियम की जो होती है, पेरिकार्डियम में 2 लेयर्स होती हैं। ठीक है, एक होती है शिरस और दूसरी होती है विसरल। ठीक है, 2 लेयर होती है, एक होती है सिरस और दूसरी होती है विरल। इन दोनों के बीच में एक कैविटी होती है। इस कैविटी में पेरिकार्डियल, इस कैविटी को बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है, और इस पेरिकार्डियल कैविटी में फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, रिड्यूस करता है किसको, फ्रिक्शन को। ठीक है, क्या होता है, पेरिकार्डियम में 2 लेयर्स होती हैं। 2 लेयर्स में जो कैविटी होती है उसके अंदर फ्लूइड होता है जिसका काम क्या होता है, किसको रिड्यूस करना, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। ठीक है, मायोकार्डियम क्या होती हैं, ये मायोकार्डियम होती है कार्डियक मसल से बनी होती हैं। कार्डियक मसल से बहुत ज़्यादा मिलती है, कार्डियक मसल से बनी होती हैं। ठीक है, और ये क्या, एंडोकार्डियम सबसे अंदर की तरफ होती है और ये ब्लड से कनेक्टेड होती है, कनेक्टेड टू, क्योंकि अंदर की तरफ है और अंदर की तरफ ब्लड का फ्लो है तो कनेक्टेड टू ब्लड। ठीक है, ये हो गई। वॉल्व्स तो हमने बात कर ही ली है। वॉल्व में पहली होती है एवी वॉल्व्स। एवी वॉल्व्स होती हैं जिसको बोलते हैं, एवी वॉल्व्स को एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स। ठीक है, वॉल्व्स, ये क्या हुई, वॉल्व्स, ये हुई एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। जो हमने बाई कैस्पेड एंड ट्राई कैस्पेड जो वॉल्व्स पढ़े थे वो हैं आपके, उनको कंबाइन करके बोलते हैं एवी वॉल्व्स। ठीक है, ये हो गई पहली वॉल्व। दूसरी सेमी ल्यूनर वॉल्व, आपको याद होगा, अभी बताया था मैंने। सेमी ल्यूनर वॉल्व एक एओटा के पास होती है और एक होती है पल्मोनरी आर्टरी के पास, एक होती है एओटा के पास। ठीक है, तो 2 वॉल्व्स ये हो गए। ठीक है, अब कार्डिक साइकिल की बात करते हैं। जो A1 कार्डिक साइकिल होती है, कार्डिक साइकिल क्या होती है कि ब्लड का आपका लेफ्ट साइड से, ठीक है, पूरा लेफ्ट साइड का पूरा ब्लड का फ्लो और राइट साइड का पूरा ब्लड का फ्लो कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं 1 कार्डियक साइकिल। और 1 कार्डियक साइकिल कितने सेकंड की होती है, 0.8 सेकेंड्स की, 0.8 सेकेंड्स की होती है। तो 1 मिनट में कितनी साइकिल चल गई है, 72 साइकिल। 1 मिनट में 72 बार जो होता है ब्लड फ्लो करता है हार्ट में। ठीक है, 72 बार हार्ट में ब्लड फ्लो करेगा। ठीक है, जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट को मेज़र करने के लिए ईसीजी करवाया जाता है, याद होगा ना, सुना भी होगा ईसीजी। ये ईसीजी क्या है, ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, रिजल्ट होता है जो हमें पेपर पे मिलता है। ये रिजल्ट मेज़र किस मशीन से किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। ग्राफ जो होता है वो मशीन या इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हार्ट बीट को मेज़र किया जाता है, और जो रिज़ल्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही मैंने बता दिया इस चीज़ को। अब एक टर्म आता है कार्डियक आउटपुट। व्हाट इज़ दिस कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट होता है SV
इनटू HR। ये SV क्या है? SV को बोलते हैं अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय वेंट्रिकल, जिसको बोलते हैं स्टोक वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय वेंट्रिकल जिसको बोलते हैं स्टोक वॉल्यूम। और HR क्या है? हार्ट रेट। ठीक है, अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द वेंट्रिकल दैट इज स्टोक वॉल्यूम, और हार्ट रेट HR। ठीक है, जो वेंट्रिकल होता है वो कितना अमाउंट पंप करता है ब्लड का? 70 ml। और हार्ट रेट क्या होती है? 72। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इतने ml आएगा, जिसको आप जब लीटर में चेंज करेंगे तो 5 लीटर आएगा। मतलब कार्डिक आउटपुट वो अमाउंट होता है जो हमारा हार्ट होता है वो पर मिनट में जितने ब्लड को पंप कर लेता है। मतलब 1 मिनट में जो हमारा हार्ट होता है वो लगभग 5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है। दैट इज़ अ बिग अमाउंट। ठीक है, कभी सोचा है 1 मिनट में हमारा हार्ट जो है आपका 5 लीटर ब्लड को पंप कर दे रहा होगा? 1 मिनट में तो हम इतना पानी नहीं पी पाते, उतनी तेज़ी से हमारा हार्ट जो होता है ब्लड को पंप कर देता है। अब देखो हार्ट रेट क्या होता है? हार्ट रेट कई चीज़ों से बढ़ता घटता है। जब एज होने लगती है, एज्ड जो पर्सन होते हैं उनके जो हार्ट रेट होता है वो कम होने लगता है। ठीक है, एज्ड पर्सन के। नॉर्मल जो फिट पर्सन है, जो फिटनेस भी एक होती है, क्राइटेरिया होते हैं हार्ट रेट। फिट पर्सन होता है उसका हार्ट रेट नॉर्मल होता है। अगर डिजीज्ड है या कोई प्रॉब्लम है उसको, तो उसके हिसाब से उसका हार्ट रेट बढ़ता या घटता रहता है। ठीक है, हार्मोन्स होते हैं जो कि हार्ट रेट पर प्रभाव डालते हैं। कौन से हार्मोन्स होते हैं? एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन। ये क्या होते हैं? फियर, फ्लाइट, ये पढ़ा होगा हार्मोन। ये जो कभी सडन जब मूवमेंट होती है बॉडी में, ये सडन कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसके लिए, जैसे आपने देख लिया, आप कहीं जा रहे थे रास्ते में आपने स्नेक देख लिया, तो आप में क्या हो गया? एड्रेनालिन या नॉन एड्रेनालिन के हार्मोन का सिक्रेशन हुआ, और क्या हो गया? आपकी हार्ट रेट बढ़ गई, एकदम से दिल दुख 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 करने लगा। ठीक है, तो वो होते हैं हार्मोन जो कि आपके हार्ट रेट को प्रभाव करते हैं। ठीक है, ज़्यादा एड्रेनालिन होगा तो आपकी हार्ट रेट ज़्यादा होगी। रेस्ट के दौरान क्या होता है? हार्ट रेट नॉर्मल होती है। ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है ये भी कई फैक्टर्स पे होता है। जो एथलीट्स होते हैं या जो प्लेयर्स होते हैं उनके में ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है ये 120 ml भी होता है। मतलब जो वेंट्रिकल होती है वो इतना सारा ब्लड पर मिनट पंप कर देती है। तो इनका जो हम कार्डिक आउटपुट निकालते हैं तो कभी कभार इनका कार्डिक आउटपुट 22 लीटर तक भी निकल जाता है। ठीक है, तो जो कार्डिक आउटपुट होता है वो स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट पर भी निर्भर करती है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ब्लड क्लॉटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पढ़ने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से कई क्वेश्चंस आते हैं। इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप उसमें से उस लेक्चर को एक बार देख लीजिए तो आपको वहाँ से ब्लड क्लॉटिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, वो है कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम क्या होता है? तो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। ये हार्ट का डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर होता है SA नोड जिसको हम बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, SA नोड। यहाँ पर कुछ लोकेशन में होता है आपका AV नोड। ठीक, यहाँ पर बीच में होता है बंडल ऑफ हिस। ठीक, बंडल ऑफ हिस। ठीक, अब देखो कंडक्शन क्या होते हैं? मसल्स, जो कुछ मसल्स होती हैं जो मॉडिफाई होती हैं और जनरेट करती हैं एक्शन पोटेंशियल को, उनको बोलते हैं नोडल टिश्यूज़ या नोड्स। ठीक है, नोडल टिश्यू या नोड्स बोलते हैं जो कि एक्शन पोटेंशियल को, वो मसल्स दैट आर मॉडिफाइड टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करती हैं, इसलिए इनको बोलते हैं नोडल टिश्यू या नोड्स। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहला जो नोड है वो है ऐसे नोड जिसको हम बोलते हैं साइनो आर्ट्रियल नोड, ऐसे नोड। ठीक है, पहला। इनको एक और इनका नाम होता है पेस मेकर, इसको याद कर लीजिएगा।
पेसमेकर, ठीक है, इसको पेसमेकर के नाम से भी जानते हैं। ये किसके नीचे होती है? सुपीरियर वेना कावा के नीचे, जस्ट सुपीरियर वेना कावा के नीचे ये होती हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो हार्ट में सबसे ज़्यादा जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है वो है ये ऐसे नोड होती हैं। लगभग 70 से 75 पर मिनट ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करती है। सबसे ज़्यादा ये ऐसे नोड ही जनरेट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एवी नोड। एवी नोड जिसको हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होती हैं जो कि कहाँ होती है? एट्रियल जो एट्रियम थे दोनों, उनके सेप्टम के बीच में होती हैं। इंटर एट्रियल सेप्टम के पास में होती हैं, नियर, ये सेप्टम है उसके पास में, नियर इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है, सेप्टम के पास में होती है ये, ठीक। और इनका जो अदर नेम होता है वो होता है पेस। इसका पेस मेकर था एवी का, ऐसे का, और एवी का है पेस सेटर, ठीक है। इनका नाम होता है पेस सेटर। और ये लगभग 40 से 45 डीपोलराइजेशन पर मिनट करती हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक। नेक्स्ट है बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस क्या है? ये सिग्नल किससे रिसीव करेंगे? देखो अभी ऐसे ने इसको दिया, ये एवी किसको देगा? बंडल ऑफ हिस को। तो ये किससे रिसीव करती हैं? रिसीव्स फ्रॉम एवी नोड। एवी नोड से रिसीव करेंगे और किसको देंगी? लेफ्ट और राइट ब्रांचेस को, लेफ्ट और राइट ब्रांचेस को, लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस को ये सिग्नल्स प्रोसीड कर देगा, ठीक है। ये हो गया बंडल ऑफ हिस। नेक्स्ट है पुरकिंजी फाइबर्स। पुरकिंजी फाइबर्स बहुत सुना होगा, ठीक है। जो हमारे हार्ट में सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट स्पीड की सिग्नल जो पास करता है, फास्टेस्ट स्पीड की जो सिग्नल पास करता है वो ये पुरकिंजे फाइबर होता है। ये कार्डियक मसल्स को, जो भी कार्डियक मसल्स होती हैं यहाँ पर, इनको सिग्नल देने का काम करता है। कार्डियक मसल्स को सिग्नल देने का काम कौन करता है? पुरकिंजे फाइबर। ये हो गई हमारी आर्म्स, और यहाँ से ये पुरकिंजे फाइबर्स निकले होते हैं जो कि किसको सिग्नल देने का, जो हार्ट के जो मसल्स होती हैं उसको सिग्नल देने का काम करते हैं। लेफ़्ट और राइट ब्रांचेस ये हैं, लेफ़्ट और राइट ब्रांचेस, और इससे पुरकिंजे फाइबर्स निकले, तो दैट इज़ ये पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला कंडक्शन सिस्टम, याद कर लीजिएगा किस सिस्टम का क्या काम होता है, ठीक है। इतनी बात आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक दो चीज़ें और है जो फटाफट कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारी टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। कुछ चीज़ें सुनने में आती हैं जैसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हमारे में ह्यूमन बॉडी में जो मेमल्स में है उसमें होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अभी ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है ये जानते हैं। हमारा हार्ट है, ठीक है, हमारा हार्ट है। जब ये हार्ट क्या करे? ब्लड को पंप करे और आर्टरीज और वेन से जाकर ये डिपॉजिट हो जाए ओपन स्पेसेस में, जिसको बोलते हैं साइनसेस, ठीक है। कोई मतलब कैपिलरीज यहाँ पर नहीं होती, नो कैपिलरीज। कैपिलरीज यहाँ पर एब्सेंट होती है। हार्ट से डायरेक्टली जो होता है ब्लड वेसल से फ्लो होकर ये ओपन स्पेसेस में डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। कैपिलरी इसमें नहीं होती। इसमें क्या होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हार्ट होता है, हार्ट से जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत ही रेगुलेटेड मैनर के थ्रू आर्टरीज और वेन से, फिर कैपिलरीज से, फिर वापस आर्टरीज में आता है। मतलब जो ब्लड फ्लो होता है वो क्लोज्ड नेटवर्क के थ्रू होता है, क्लोज्ड नेटवर्क के थ्रू होता है। इसमें
प्रेजेंट होती हैं क्या, कैपिलरीज। ठीक है, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ब्लड का टिश्यू से, डायरेक्ट डिपॉजिट कर दी जाती है टिश्यू से, बट इसमें नहीं होता। इसमें क्या होता है, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज के थ्रू ब्लड फ्लो करता है, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता टिश्यू का। ठीक है, क्या होता है इसमें, ब्लड पंप हुआ हार्ट से पंप हुआ, ठीक है, ब्लड वेसल में गया, ब्लड वेसल से डायरेक्टली टिश्यू या सेल पे डिपॉजिट हो गया, कैपिलरीज में नहीं गया, फिर दोबारा यहाँ से हार्ट से रिटर्न आ गया ब्लड। इसमें क्या हुआ, हार्ट से ब्लड गया ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल से कैपिलरीज में, कैपिलरीज से फिर से ब्लड वेन, जो कि ब्लड वेसल जो जिसको वेन्स बोलते हैं, फिर से किस में आ गया, ब्लड हार्ट में आ गया। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली टिश्यू का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, ब्लड इसमें कभी भी ब्लड वेसल को छोड़ता नहीं, उसी में फ्लो करता है। इसमें क्या होते हैं, ऑर्थोपोड्स हो गए, लीच हो गए, यूरोकोड्स हो गए, सारे के सारों में ओपन सर्कुलेशन होता है। किसमें ऑर्थोपोडा में सारे मेंबर्स आते हैं। लीच हो गया जो कि एनेलिड्स है, यूरोकॉर्डेटा हो गए, ये सारे के सारे क्या हो गए, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्लोज्ड मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, ठीक है, ऑक्टोपस और अर्थवॉर्म, एक्सेप्शन है इसके, नोट कर लेना, ऑक्टोपस और अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म एनिलीड होता है, एनिलीड इसमें आता है, बट स्टिल ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलीड में पाया जाता है। ऑक्टोपस होता है एक तरीके का सिफेलोकॉर्ड में ओपन सर्कुलेशन होता है, बट इस ऑक्टोपस में क्या होता है, क्लोज सर्कुलेशन पाया जाता है। ठीक है, तो ये ओपन और क्लोज सर्कुलेशन हो गया। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, कितने तरीके के सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम पाथवेज कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो हार्ट से केवल एक ही बार होकर जाता है, बार बार नहीं जाता। ये पाया जाता है फिशेस में। और सिंगल सर्कुलेशन में हमेशा 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। हार्ट क्या होता है, हार्ट जो होता है 2 चैम्बर्ड होता है, और हार्ट से ब्लड एक ही बार फ्लो होएगा। ठीक है, जैसे अगर सिंगल सर्कुलेशन की बात करें तो फिशेस में होता है, फिशेस में 2 चैम्बर्ड का हार्ट होता है, ऐसा हुआ। ठीक है, कैसे हो रहा है, एक बार ये जो हार्ट है जो कि डीऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, एक बार फ्लो करके जाएगा गिल्स, एक बार फ्लो होकर जाएगा, यहाँ बॉडी है, यहाँ गिल्स है। ठीक है, गिल से क्या हुआ, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ब्लड वेसल के थ्रू बॉडी पहुंचा, बॉडी से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में गया, हार्ट से फिर से गिल्स में गया, एक ही बार फ्लो जा रहा है, सिंगल सर्किट बना रहा है। ठीक है, तो ये होता है सिंगल सर्कुलेशन। ठीक, डबल सर्कुलेशन, या डबल सर्कुलेशन से पहले एक और टर्म आता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के एग्जांपल्स होते हैं रेप्टिलिया एंड एम्फीबियंस। ठीक है, रेप्टिलिया एंड एम्फीबियन होते हैं, इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है इसमें। मतलब कैसे, 2 होती हैं एट्रियम, एक होता है वेंट्रिकल। इसको इनकम्प्लीट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसमें सर्किट तो मतलब हार्ट में ब्लड तो 2 बार जाता है, बट क्या होता है, कंप्लीट नहीं होता है। जैसे कि यहाँ से समझिएगा, एक बार क्या हुआ, बॉडी से ये हो गया लेफ्ट एट्रिया
और ये होगा राइट एट्रिया और ये होगा वेंट्रिकल। ठीक है, 3 चैम्बर है बट कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है। कैसे? राइट वेंट्रिकल में बॉडी से ब्लड आया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है, वो ब्लड आया, वो वेंट्रिकल में गया, ठीक है, वेंट्रिकल से फिर से गया ये कहाँ, लंग्स में फॉर प्योरीफिकेशन। लंग से प्योरीफाई होकर फिर से लेफ्ट एट्रिया में आया और लेफ्ट एट्रिया से फिर से वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से फिर से बॉडी में गया। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों से क्या हो रहा है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा है वेंट्रिकल से। ब्लड 2 बार हार्ट से तो जा रहा है बट प्योर ब्लड नहीं जा रहा है, मिक्स्ड ब्लड जा रहा है। इसलिए बोलते हैं कि इनकम डबल सर्कुलेशन तो हो रहा है बट इनकम्प्लीट है, सेप्टम नहीं है वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डी, और इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन पाया जाता है मैमल्स में, ठीक है, मैमल्स में, ह्यूमन में, बर्ड्स में, एप्स में बोल सकते हैं, एप्स में, इन सब में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। मतलब हार्ट जो होता है वो कम्प्लीटली 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया। ठीक है, कम्प्लीटली 4 पार्ट्स में सेप्टम के थ्रू डिवाइड होता है। 4 चैम्बर्ड होता है। डबल सर्कुलेशन में जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर होता है, 2 सर्किट फॉर्म होता है। हार्ट से ब्लड 2 बार फ्लो होकर जाता है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। सेप्टम कंप्लीट होता है। इसमें क्या था, पार्शियली डिवाइड कर रहा था सेप्टम, इसमें क्या कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, कंप्लीट सेप्टम है इसमें, कंप्लीट सेप्टम है। ठीक है, बोथ ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोनों फ्लो कर रहा है। इसमें क्या था, केवल डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट से फ्लो कर रहा था, इसमें क्या है, मिक्स ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया डबल सर्कुलेशन। तो ये था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अगर इतना भी आप पढ़ लेंगे, इतना बहुत है, सफिशिएंट। इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन सर्कुलेटरी सिस्टम का आपका फंस जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपको मिल जाएंगे, उसको सॉल्व करके देखिए कि आपको कितना लर्न हुआ है, अच्छे से इसको पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।